अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हमने यूरोप कॉन्टिनेंट स्टार्ट किया हुआ है, जो कि हमारे पीपीएससी, एफपीएससी, सीएसएस, पीएमएस और आने वाली एजुकेटर्स जॉब में बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्टिनेंट है। तो उस सिलसिले में हमारी ये तीसरी वीडियो है, जिसके अंदर हम तुर्की के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उन तमाम क्वेश्चंस को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और उनको एक्सप्लेन करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना रजिस्टर निकालें और उस रजिस्टर पे ये तमाम जो मैंने क्वेश्चन इकट्ठे किए हैं, इनको आप नोट करते जाएं, ताकि जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो आप इनको रिवाइज़ करके जा सकें। देखें जी, आजकल बहुत ज़्यादा मुश्किल है किसी के लिए कि वो किसी एकेडमी में जाए। बेसिकली हमारी जो फीमेल्स हैं, बहनें हैं, उनको ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि वो किसी एकेडमी को ज्वाइन नहीं कर सकती। तो उनको भारी फीसों की वजह से, ट्रांसपोर्ट के इशू की वजह से उनको घर बैठे हुए प्रिपरेशन मटेरियल और गाइडेंस नहीं मिलती। तो इस सिलसिले में मैंने ये कोशिश की है कि मैं पास पेपर से और जितने भी क्वेश्चन हैं वो एक मुल्क से रिलेटेड, वो तमाम क्वेश्चन एक जगह इकट्ठे करके आपसे डेली एक वीडियो मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा। और आप अगर ये नोट करते जाएंगे तो आपके पास, आपको याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और हर एग्ज़ाम, चाहे सीएसएस हो, उसमें भी एमसीक्यूज़ बहुत मैटर करते हैं, पीएमएस हो, एफपीएससी हो, जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें आपके ये क्वेश्चन काम आएंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आज हम डिस्कस करेंगे तुर्की। ठीक है, तुर्की के बारे में जितने भी क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो तुर्की का कैपिटल जो है वो है अंकारा सिटी। इसकी जो करेंसी है वो लीरा है। नेशनल गेम ऑयल रेसलिंग। इसका पार्लियामेंट जो है वो ग्रैंड नेशनल असेंबली है। उसके बाद अगर हम करंट प्रेसिडेंट देखें, रजब तैयब अर्दोगान, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं, ये दूसरी दफ़ा इलेक्टेड हुए हैं और इनका जो ताल्लुक़ है वो जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी से है। ये तमाम क्वेश्चन पास पेपर्स में मौजूद हैं, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हैं। आप इनको गौर से सुनते जाएं और नोट करते जाएं। उसके बाद पॉलिटिकल सिस्टम जो है तुर्की का, वो 2018 में चेंज हुआ है, ये आपने याद रखना है। क्योंकि पहले जो तुर्की का निज़ाम था, पॉलिटिकल सिस्टम था, वो पार्लियामेंटेरी था, यानी कि प्राइम मिनिस्टर था उस पर, उसका जो हेड ऑफ स्टेट होता है। तो जबकि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है उसमें जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो प्रेसिडेंट होता है। तो तुर्की में रिसेंटली जो है ये चेंज हुआ है। तो अभी 2018 के बाद जो वहाँ पे सिस्टम मौजूद है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। 2018 के बाद जो वहाँ पे प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दोगान है, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट की जो सीट है वो क्रिएट की गई है और करंट वाइस प्रेसिडेंट फॉथ वोल्टे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट लास्ट प्राइम मिनिस्टर के बारे में ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। ये तहसीलदार का जो पेपर हुआ था, इसमें लोग एक एक नंबर से भी रह गए हैं, 0.5 से भी रह गए हैं। तो उस पेपर में ये क्वेश्चन था कि हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ तुर्की। तो आप मुझे बताएं कि अभी इस टाइम कोई प्राइम मिनिस्टर है ही नहीं। तो ये जो बिनाली यिल्दिरिम है, ये लास्ट प्राइम मिनिस्टर थे तुर्की के, ये 2018 तक थे। उसके बाद जब ये सीट ही ख़त्म हो गई तो इस टाइम अभी तक कोई इनका प्राइम मिनिस्टर नहीं है। तो जो ऑप्शन आना था वो नन ऑफ दीज आना था, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों ने, इंक्लूडिंग भी, हमने ये बिनाली यिल्दिरिम लगाया था। उसके बाद जो तुर्की है, इसके पहले पीएम और प्रेसिडेंट मुस्तफ़ा अतातुर्क थे। इनके बारे में भी हम हिस्ट्री नेक्स्ट देखते हैं थोड़ी सी इसी वीडियो में। रजब तैयब अर्दोगान जो है, ये वाहिद ऐसी पर्सनालिटी है जिसने नेशनल असेंबली जो है, पाकिस्तान की कौमी असम्बली में 3 दफ़ा स्पीच की है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि तुर्की जो है ये यूरोप में भी लोकेट करता है, एशिया में भी लोकेट करता है, इसलिए हम इसको यूरेशियन कंट्री कहते हैं। यूरोप में इसका 3% हिस्सा मौजूद है,
जबकि एशिया के अंदर इसका 97% जो हिस्सा है वो मौजूद है। इस्तांबुल को इसका मशहूर शहर है इस्तांबुल, इसको लार्जेस्ट सिटी ऑफ द तुर्की है, मतलब सबसे बड़ा शहर है। और दुनिया के लिहाज से अगर देखें तो ये 5वां बड़ा शहर है दुनिया का। अगली बात ये है कि ये जो इस्तांबुल है ये सिर्फ ट्रांस कॉन्टिनेंटल सिटी है, यानी कि सिर्फ इस्तांबुल का जो हिस्सा है वो यूरोप में लोकेट करता है और एशिया में भी लोकेट करता है। तो इसलिए ये पेपर में आ सकता है कि विच इज़ द ट्रांस कॉन्टिनेंटल सिटी ऑफ द वर्ल्ड, तो वो इस्तांबुल है, तुर्की का भी आ सकता है। तो इस इस्तांबुल का जो पुराना नाम है वो बेज़ंटाइन है। ये बेज़ंटाइन को सुल्तान महमूद II ने 1454 में फतह किया था। 1930 में इसका जो नाम है कॉन्स्टेंटिनोपल टू इस्तांबुल रखा गया, पहले इसका नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है जी। उसके बाद एनातोलिया पोर्ट जो है पार्ट ऑफ तुर्की, ये बड़ा मशहूर है, ये इस्तांबुल में लोकेट करता है जो कि यूरोप में मौजूद है। उसके बाद स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस जो है, स्ट्रेट आप कह सकते हैं जो दो वाटर बॉडीज को आपस में मिलाती हैं उसको हम स्ट्रेट कहते हैं। तो स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं आते हैं डिफरेंट पेपर्स में। तो इससे रिलेटेड पहली बात तो ये है कि ये ब्लैक सी को सी ऑफ मारमारा के साथ कनेक्ट करती है। दूसरा, बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है ये ओल्डर है और नेचुरल नर्वेस्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड है, जबकि टार्टर स्ट्रेट जो है ये आर्टिफिशियल स्टेट ऑफ द वर्ल्ड है। आर्टिफिशियल नर्वेस्ट, ये दोनों आपने माइंड में रखनी है कि बाज़ औक़ात जब आता है कि विच इज़ अ नेचुरली नर्वेस्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, तो वो बॉस्फोरस है जो कि तुर्की में लोकेट करती है, जबकि आर्टिफिशियल नर्वेस्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड है जो वो टार्टर स्टेट में लोकेट करती है। उसके बाद बॉस्फोरस सस्पेंशन ब्रिज, ये यूरोप को एशिया से कनेक्ट करता है। फेमस लेक्स ऑफ तुर्की की बात करें तो लार्जेस्ट लेक ऑफ तुर्की वैन लेक, ये पेपर में आती है, इसको आपने माइंड में रखना है। ट्यूसू लेक एंड बे सहर लेक, ये भी तुर्की की फेमस लेक्स हैं। फेमस सी पोर्ट ऑफ तुर्की जो है वो इज़मिर पोर्ट और एनातोलिया पोर्ट है। नेक्स्ट, तुर्की से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकते हैं इम्पोर्टेंट, वो हैं हागिया सोफिया मस्जिद जो है, ये अभी 2020 में रजब तैयब अर्दगान ने इसको म्यूज़ियम से मस्जिद में कन्वर्ट किया है, तो इसलिए ये एक हॉट टॉपिक के तौर पे पेपर्स में आ रही हैं। तो इसकी हम हिस्ट्री अगर देखें तो ये सबसे पहले चर्च था जिसको कॉन्स्टेंटाइन I ने 325 AD में इसको बिल्ड किया था। फिर जब सुल्तान महमूद II ने इसको 1453 में इस्तांबुल को कन्कर किया था तो उसने इस हागिया सोफिया चर्च को मस्जिद में कन्वर्ट किया। फिर 1922 में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने मॉडर्न तुर्की की बुनियाद रखी। ये आपने माइंड में रखना है कि मॉडर्न तुर्की की बुनियाद किसने रखी, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने। कब रखी? 1922-23 में। और उसने जब इस्तांबुल को मॉडर्न तुर्की की बुनियाद रखी तो उसने हागिया सोफिया मॉस्क को हागिया सोफिया म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया। और 2020 के अंदर रजब तैयब अर्दगान ने इस हागिया सोफिया म्यूज़ियम को फिर मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह चोरा म्यूज़ियम, ये भी इसको भी तैयब अर्दगान ने जो है मस्जिद में कन्वर्ट किया है, जिसका नाम है कैरी मॉस्क। उसके बाद फतेह सुल्तान मॉस्क, जिसको ब्लू मॉस्क भी कहते हैं, ये तुर्की की मशहूर मस्जिद है जो कि डिफरेंट पेपर्स में आती है। उसके बाद हज़रत अबू अयूब अंसारी की जो कब्र मुबारक है वो भी तुर्की के शहर इस्तांबुल में मौजूद है। तकसीम स्क्वायर, ये इस्तांबुल का फेमस स्क्वायर है। जिस तरह तहरीर स्क्वायर इजिप्ट में लोकेट करता है, वाइबॉर्ग हिस्टोरिकल सेंटर जो है ये रशिया में लोकेट करता है, इसी तरह तकसीम स्क्वायर में आपने कंफ्यूज नहीं होना, तकसीम इस्तांबुल में लोकेट करता है। टॉप कैपी पैलेस, ये भी सल्तनत उस्मानिया यानी कि ओटोमन एम्पायर के वक़्त एक मशहूर जगह थी। उसके बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुरान मजीद की 6 कॉपीज़ पब्लिश की थी। उनमें से 2 कॉपीज़ जो हैं वो मौजूद हैं, एक इस्तांबुल तुर्की के शहर में मौजूद है
اور دوسری جو کاپی ہے وہ قزاقستان میں موجود ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس فیمس سٹیز آف ترکی، تو سب سے امپورٹنٹ شہر انقرہ ہے جو کہ اس کا کیپٹل ہے۔ وہاں پہ انت کبیر موزیلیم موجود ہے جو کہ مصطفیٰ کمال اتا ترک جنہوں نے ماڈرن ترکی کی بنیاد رکھی تھی یہ لوکیٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد اناتولیا سیویلائزیشن کا موزیلیم جو ہے وہ انقرہ میں ہے۔ اناتولیا کو ہم ایشیا مائنر بھی کہتے ہیں۔ اناتولیا بیسیکلی ایک ٹرائب کا نام ہے، یہ بھی کویسچن میں آتا ہے۔ اس کے بعد عثمان جو ہیں فاؤنڈر آف سلطنت عثمانیہ، ٹھیک ہے، وہ بھی انقرہ سٹی سے بلانگ کرتے ہیں۔ دین ازمیر، ازمیر اس کا ایک مشہور شہر ہے ترکی کا۔ اگر ہم اس کے بارے میں دیکھیں تو ازمر ٹریٹی یہ ایک اہم ٹاپک ہے جو کہ پیپرز میں آتا ہے۔ ازمر ٹریٹی 1977 میں 1977 میں سائن ہوا، اور یہ تھا کس کے بارے میں؟ یہ RCD ایک آرگنائزیشن ہے، اس کی ورکنگ کے لیے جو لیگل فریم ورک آرڈر بنایا گیا کہ یہ آرگنائزیشن کیسے کام کرے گی، یہ 1964 میں بنائی گئی تھی، جس کا کیپٹل تہران تھا، اور اس کے فاؤنڈنگ ممبرز جو تھے پاکستان، ایران اور ترکی تھے۔ تو اس کی ورکنگ کے لیے جو آرڈر بنایا گیا اس کی ورکنگ کے لیے، تو یہ اس کو ہم ازمیر ٹریٹی کہتے ہیں، اور یہ ازمیر جو شہر ہے یہ ترکی کا ہے۔ اور اس RCD کو 1985 کے اندر اکنامک کارپوریشن آرگنائزیشن ECO میں کنورٹ کیا گیا، اور اس کے کرنٹ جو ممبرز ہیں وہ 10 ممبر ہیں۔ اس کے بعد کونیا بھی ایک مشہور شہر ہے ترکی کا، بڑا ہی ریلیجیس سٹی ہے، کیونکہ علامہ محمد اقبال کے جو روحانی ٹیچر تھے مولانا جلال الدین رومی تھے، اور ان کا جو مقبرہ ہے وہ کونیا میں موجود ہے۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ علامہ اقبال کی جو آنریری گریو ہے، ان کی جو علامتی قبر ہے وہ بھی ترکی میں لوکیٹ کرتی ہے، ترکی کے شہر کونیا میں۔ اس کے بعد ارارت ماؤنٹین جو ہے اس کو ہم کوہ جودی یا نوح ماؤنٹین بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی وہ یہاں پہ کھڑی رہی تھی۔ تو یہ یہاں پہ کافی زیادہ کویسچن ہے آپ نے دیکھنے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے اس کو ہم ارک کہتے ہیں، اور یہ 6 مہینے کوہ جودی پہ کھڑی رہی، اور اس کشتی میں کتنے لوگ سوار تھے؟ 80 لوگ سوار تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں جب سیلاب کا عذاب آیا تھا تو جو اس کشتی پہ سوار ہو گیا تھا وہ بچ گیا تھا، جو اس کشتی پہ سوار نہیں ہوا تھا وہ سب کے سب ختم ہو گئے تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا، وہ بھی اس کشتی پہ سوار نہیں ہوا تھا، اور وہ بھی تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ اس کے بعد فیمس ریور جو ہیں ٹگرس ریور اور ریور یوفریت، یعنی کہ دریائے دجلہ اور دریائے فرات جو ہیں، یہ بھی تورس ماؤنٹین یہ ترکی میں موجود ہے، وہاں سے اوریجنیٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ چند کویسچن جو ہیں یہ اہم ترکی سے ریلیٹڈ، مجھے یقین ہے کہ اگر ترکی سے کویسچن آئیں گے تو اس حصے میں سے آئیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے ان کو یاد کرنا ہے، بار بار دیکھنا ہے، تاکہ اس کو لکھ لیں تو اچھی بات ہے کہ آپ کو یہ پیپرز میں جب آپ جائیں گے تو آپ ریوائز کر کے اپنا پیپر اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔